सिंघानिया ग्रुप्स की इकलौती वारिस अरुंधति एक 20 साल की चंचल चुलबुली खुशमिजाज और खूबसूरत लड़की है। गोरा रंग, लंबे काले खूबसूरत बाल, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, मासूम सा चेहरा, जो भी देखे देखता रह जाए। उसके माता पिता का जब वे 2 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब अरुंधति को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया। दादाजी उसका रिश्ता एक मिडिल क्लास लड़के राजकुमार से तय करना चाहते थे, परंतु जब राजकुमार की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। दादाजी विक्रम सिंघानिया आज सुबह घूमने के लिए निकले। अभी उन्हें घर से निकले थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी उनको चक्कर आने लगे। वे वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गए। धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वहीं पास में एक लड़का जा रहा था। उसकी दादाजी पर नजर पड़ी तो उसे दादाजी की तबीयत सही नहीं लग रही थी। इसलिए वे दादाजी के पास आया और उनसे पूछा कि दादाजी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? दादाजी ने उस लड़के को गौर से देखा। इससे पहले वे कुछ कह पाते, वे बेहोश हो गए। उस लड़के ने जल्दी से आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और किसी कार से लिफ्ट लेकर दादाजी को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जाते ही दादाजी को एडमिट कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दादाजी को होश आ गया। वे लड़का वहीं दादाजी के पास बैठा हुआ था। उसने सारे पैसे अपने पास से ही खर्च किए थे। उसने दादाजी से पूछा, अब आपकी कैसी तबीयत है दादाजी? तो दादाजी ने उससे पूछा, बेटा, मुझे यहाँ तुम लेकर आए हो? तो लड़के ने कहा, जी दादाजी, आप बेहोश हो गए थे तो मैं आपको यहाँ ले आया था। दादाजी, आपके घर में कौन कौन है? आपके घर का फ़ोन नंबर क्या है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर फ़ोन कर दूंगा या मैं ही आपको घर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर ने आपको घर ले जाने के लिए कह दिया है। दादाजी ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने कहा, मेरा नाम राजकुमार है दादाजी। फिर दादाजी ने पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तो राजकुमार ने बताया, दादाजी, मैं यहीं रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं इधर किसी काम से आया था, आपको देखा तो आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं आपके पास आया, आप मुझे कुछ बताते, उससे पहले ही आप बेहोश हो गए, तो मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। दादाजी, मैं एमबीए कर रहा था, मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी था, तभी मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दादाजी, डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी है और आराम करने के लिए कहा है। आपका बीपी बहुत लो हो गया था, इसी कारण से आप बेहोश हो गए थे। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर मुझे नौकरी ढूंढने के लिए भी जाना है। दादाजी ने उससे कहा, धन्यवाद बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही घर चलता हूँ, घर चलकर बात करेंगे। और दादाजी राजकुमार के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। दादाजी राजकुमार को लेकर एक पॉश इलाके में पहुंचे, जहां एक से एक खूबसूरत बंगले बने हुए थे। दादाजी एक खूबसूरत बंगले के करीब पहुंचे तो गार्ड ने दादाजी को देखते ही बंगले का गेट खोल दिया। दादाजी राजकुमार को लेकर अंदर गए। बंगला चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। यह आलीशान बंगला देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई। दादाजी उसे अंदर लेकर गए तो बंगला अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। वह बंगला दौलत की खुशबू से महक रहा था। दादाजी अंदर हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गए और राजकुमार को भी सोफे पर बैठने का इशारा किया। अंदर बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें खूबसूरत फर्नीचर पड़ा हुआ था, जो देखने में ही काफी महंगा लग रहा था। बंगला एंटीक पीसेस से भरा पड़ा था। अंदर से बंगले की सजावट देखने लायक थी। अभी राजकुमार बंगले को गौर से देख ही रहा था कि दादाजी ने किसी को आवाज लगाई, रामदीन, जरा चाय लेकर आना और साथ में कुछ नाश्ता भी लेकर आना। थोड़ी देर में रामदीन चाय और नाश्ता लेकर आ गया। दादाजी ने राजकुमार को चाय पीने का इशारा किया और खुद भी चाय पीने लगे। राजकुमार थोड़ा झिझक रहा था, पर दादाजी उसके साथ इतने सहज स्वभाव से पेश आ रहे थे कि राजकुमार की सारी झिझक दूर हो गई। चाय पीने के बाद दादाजी ने उससे कहा कि बेटा, कल सुबह तुम अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर आना, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। दादाजी ने फिर से आवाज लगाई, शंभू, इन्होंने डॉक्टर के यहाँ जो भी पैसे खर्च किए वो पूछ कर दे दो। रहने दीजिए सर, राजकुमार ने कहा। बेटा, अभी तक तो तुम मुझे दादाजी कह रहे थे, अब सर कहने लगे, तुम मुझे दादाजी ही कहो और पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। राजकुमार ने सिर हिला दिया। वे दादाजी से इजाजत लेकर बाहर आ रहा था कि तभी बंगले के गेट पर देखा
सामने से एक 19-20 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बहुत तेजी से आ रही थी। वह लड़की राजकुमार के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने उसे गौर से देखा। उसकी आवाज भी उसी की तरह खूबसूरत थी। उसने जवाब दिया। लड़की ने कंधे उचकाकर पूछा, दादाजी खुद नहीं आ सकते थे क्या जो तुम उन्हें छोड़ने आए हो? राजकुमार को उसकी बात बड़ी अजीब लगी, फिर भी उसने जवाब दिया, दादाजी मुझे सड़क के किनारे बेंच पर बैठे मिले थे। उनकी तबीयत खराब लग रही थी। मैं जैसे ही उनके पास आया तो वे बेहोश हो गए। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो दादाजी ने यहाँ का पता बताया, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। वैसे तुम हो कौन जो मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो? राजकुमार उस लड़की से कुछ पूछ पाता। वह लड़की दादाजी की तबीयत की खबर सुनकर अंदर भाग गई। वो लड़की कोई और नहीं, दादाजी की पोती अरुंधति थी। अरु के माता पिता की जब वे 2 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद दादाजी विक्रम सिंघानिया जी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दादाजी सिंघानिया ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और उनकी कंपनी ने कई सारे क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस किसी अपने की। दादाजी को अक्सर अरु की चिंता खाई जाती है। वे अक्सर सोचते रहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। अरु घर के सभी नौकरों के बीच पलकर बड़ी हुई है, इसीलिए वे सब नौकरों से बहुत खुली हुई है। शंभू काका और रामदीन काका तो घर के बहुत वफादार नौकर हैं और बरसों से विक्रम सिंह जी के साथ हैं। रामदीन काका रसोई का काम संभालते हैं और शंभू काका दादाजी के साथ रहते हैं। घर में आने जाने वालों को उठाना बिठाना, घर की साफ सफाई करवाना, सारे नौकरों से काम लेना, ये सब काम शंभू काका ही देखते हैं। दादाजी ने अरुंधति को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी हर फरमाइश पूरी की है। अरु एक चंचल स्वभाव की लड़की है। शरारत किए बिना तो उसका दिल ही नहीं लगता। जब तक वे दिन भर में कोई ना कोई शरारत ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं आता। वैसे तो उसका नाम अरुंधति सिंघानिया है, परंतु घर में दादाजी उसे अरु कहते हैं और घर के सभी नौकर उसे अरु बेबी कहते हैं। अरु भागकर अपने दादाजी के पास गई और उनके पास बैठकर अपनी बाहें उनके गले में डालकर कहने लगी, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आपको बाहर अकेले जाने की क्या जरूरत थी? आप किसी को लेकर जाते या आप मुझसे कहते मैं आपके साथ चलती। आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आप मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। अब मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। दादाजी अरुंधति की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने अरुंधति के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो गया है। अच्छा ठीक है, कैसे मानोगी? अब बताओ क्या चाहती हो? तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अरु बोली, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप आराम करेंगे और मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी। आज मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो दादाजी उसके चेहरे की तरफ हैरान होकर देखने लगे और कहने लगे, मेरा शैतान बच्चा पूरे दिन आराम से रह सकता है बिना शरारत किए? मुझे यकीन नहीं होता। तो अरुंधति मुंह बनाकर कहती है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? अच्छा आज आप पूरे दिन देख लेना, मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी और आज पूरे दिन मैं आपके साथ ही रहूंगी। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, ठीक है अरु बेटा, अब तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अपने बच्चे के साथ ही रहूंगा। दादाजी ने अरु की बात मान ली और ऑफिस नहीं गए। अब अरु ने कह तो दिया कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, पर उसके चंचल मन ने मचलना शुरू कर दिया। अब अपना ध्यान शरारत से हटाने के लिए वे कोई न कोई तरकीब सोचने लगी। जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने गार्ड को छोड़कर घर के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और एक बढ़िया सी कॉमेडी मूवी होम थिएटर पर लगवा दी। दादाजी और घर के सभी नौकरों के साथ बैठकर उसने ये मूवी देखी। पूरी मूवी जबरदस्त कॉमेडी की थी। दादाजी और सारे नौकरों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था और आरू सबको हंसते हुए देखकर एंजॉय कर रही थी। जब सब हंस रहे थे तो उन सबको हंसता देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। मूवी खत्म हुई तो अरु ने दादाजी को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज दिया और सारे नौकरों को लेकर बैठ गई। उसे आज शरारत नहीं करनी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करना था। तो वे सोफे पर बैठ गई और सारे नौकरों को फर्श पर बैठा दिया। उसने सभी नौकरों से पुराने फिल्मी गानों पर डांस कराया।
उनका डांस देख देख कर ही अरु हंसते हंसते पागल हो गई। अब बारी रामदीन काका की थी। रामदीन काका तो डर के मारे किचन में ही घुसे पड़े थे, बाहर भी नहीं आ रहे थे। पर अरु कहाँ मानने वाली थी। वह रामदीन काका को ढूंढते हुए किचन में पहुंच गई और रामदीन काका से कहने लगी, काका, आपने क्या सोचा कि आप किचन में आकर यहाँ छुप कर बैठ जाओगे तो आप मुझसे बच जाओगे? आप कहीं भी चले जाओ, मुझसे नहीं बच पाओगे। आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। रामदीन काका डर कर बोले, देखो बिटिया, अब इस उम्र में हम पर इतना जुल्म मत करो। हम सह नहीं पाएंगे, हम कह दे रहे हैं, हमसे ये डांस वांस नहीं होगा। हम भाग जाएंगे, पहले ही बता रहे हैं। आप भाग जाएंगे? जरा भाग कर दिखाना, मैं भी तो देखूं आप कैसे भागते हैं और भागते हुए कैसे लगते हैं। देखो बिटिया, हमसे मजाक बिल्कुल मत करो। हमसे डांस वांस बिल्कुल नहीं आता। तुम जो भी बनाने को कहोगी हम बना देंगे, पर हम डांस नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं मानेंगे। अब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। बंसी, हरिया, श्यामू और बेला, सबके सब यहाँ आओ। सारे नौकर अरु की आवाज सुनकर किचन की तरफ दौड़े चले आए। सबको देखकर अरु ने उन्हें इशारा किया तो सबने रामदीन काका को ऊपर उठा लिया। रामदीन काका चिल्लाते रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मगर किसी ने उनको नहीं छोड़ा और उठाकर हॉल में लाकर नाचने के लिए खड़ा कर दिया। आज रामदीन काका की हालत देखने लायक थी। अब अरु ने पूछा, कहिए काका, कौन से गाने पर डांस करेंगे? तो रामदीन काका ने बेचारगी से शंभू काका की तरफ देखा और अपनी आंखों में दया का भाव दिखाते हुए उनसे इशारा करके कहा, यार आज बचा ले। मगर शंभू काका ने रामदीन काका की तरफ से अपनी आंखें फेर ली। रामदीन काका को शंभू काका पर बहुत गुस्सा आया और वे मनी मन सोचने लगे, धोखेबाज, आज के धोखे के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अरु ने अपनी पसंद का गाना चला दिया। गाने के बोल थे, कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। रामदीन काका ये गाना सुनकर बोल पड़े, देखो बिटिया, ये चीटिंग है, ये लड़के की आवाज में गाना है, इस पर हम डांस नहीं करेंगे। तो अरु जिद पर अड़ गई, काका प्लीज प्लीज, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आप इसी पर कीजिए। तो मजबूरी में रामदीन काका को इसी गाने पर डांस करना पड़ा। रामदीन काका ने अपने कंधे पर पड़ा गमछा अपने सिर पर रखा और लड़की बन गए और अरु ने गाना चला दिया, कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। अब रामदीन काका ऐसे नाचे कि समा बन गया और गाने के अंत में सब इस गाने पर उठकर नाचने लगे। वह भी सबके साथ नाचने लगी। गाना खत्म होते ही अरु सोफे पर धंस गई। नाचते नाचते उसको सांस चढ़ गई। फिर अरु ने सारे नौकरों को काम पर वापस भेज दिया। अरु ने आज फुल इंजॉय किया। वे दादाजी की वजह से कॉलेज तो नहीं गई, लेकिन घर के सारे नौकरों के साथ उसने खूब मस्ती की। अरु अब थक गई थी। थोड़ी देर बाद वे दादाजी के कमरे में गई। उसे देखा कि दादाजी जाग गए थे, तो वे दादाजी के पास आई और कहने लगी, दादाजी अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं आपके लिए डिनर यहीं मंगवा लेती हूँ, दोनों साथ में यहीं डिनर कर लेते हैं। दादाजी ने प्यार से कहा, नहीं मेरे बच्चा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चलो बाहर चलकर ही डिनर करते हैं। दादाजी को सब पता था कि आज अरु ने घर में क्या क्या किया है, परंतु वे उसे मना नहीं करते थे। अब अकेली बच्ची का दिल लगेगा भी तो कैसे? घर में कोई भी तो नहीं है, माता पिता या भाई बहन होते तो उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे अपना दिल इन सब चीजों के साथ लगा लेती है, इसलिए दादाजी उसे मना नहीं करते। दादाजी अरु की बात सुनकर उठकर बैठ गए और उसके साथ डिनर करने के लिए बाहर आ गए। अगले दिन राजकुमार सुबह ही बंगले पर पहुंच गया। बंगले के अंदर राजकुमार को बुला लिया गया क्योंकि दादाजी ने गार्ड को पहले ही राजकुमार के बारे में बता दिया था। जैसे ही राजकुमार बंगले के अंदर आया, वहीं अरुंधति उसे बाहर लॉन में ही मिल गई। अरु ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, कल तो तुम दादाजी को यहाँ छोड़ने आए थे, आज यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे आज दादाजी ने बुलाया था। अरु ने फिर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। अरु ने अपनी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां जमाते हुए राजकुमार को ऊपर से नीचे गौर से देखा और फिर कहने लगी, कहाँ के राजकुमार हो? अब राजकुमार को झुंझलाहट हो गई थी। उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया, कहीं का नहीं, बस मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा। अरु ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मुझे लगा कि तुम सचमुच कहीं के राजकुमार हो। राजकुमार सोचने लगा कि ये लड़की है कौन जो मुझसे इतने सवाल जवाब करती है।
अभी अरु राजकुमार से सवाल जवाब कर ही रही थी कि तभी दादाजी बाहर आते हुए दिखाई दिए। अरु को देखकर दादाजी ने कहा, क्या बात है अरु बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बात हो गई है क्या बेटा? नहीं दादाजी, कोई बात नहीं हुई, बस मैं तो इन महाशय से इनका नाम पूछ रही थी। तो दादाजी ने राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, बेटा कल इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था, आज मैंने ही इनको बुलाया था इनके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। अगर इनके लायक कोई अच्छी जॉब होगी तो मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है दादाजी, अरु ने कहा। दादाजी ने अरु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं राजकुमार के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी आज कॉलेज चली जाओ, शाम को मिलते हैं। अच्छा ठीक है दादाजी। दादाजी राजकुमार को अपने साथ लेकर अपने ऑफिस निकल गए। सिंघानिया ग्रुप्स की एक शानदार बिल्डिंग के अंदर दादाजी की गाड़ी प्रवेश कर गई। दादाजी राजकुमार को साथ लेकर उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत थी और उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। अपने केबिन में आकर दादाजी अपनी चेयर पर बैठ गए और सामने राजकुमार को बैठने का इशारा किया। राजकुमार से फाइल लेकर दादाजी उसे देखने लगे। राजकुमार की फाइल देखकर दादाजी बहुत खुश हुए क्योंकि हर क्लास राजकुमार ने फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। दादाजी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और राजकुमार का परिचय देकर कहा, इनका नाम राजकुमार है, मैंने इनको जॉब पर रख लिया है, तो मेरे इनका काम समझा दो। ओके सर। यह कहकर सेक्रेटरी राजकुमार को अपने साथ लेकर चला गया। उधर अरु रेडी होकर गाड़ी से कॉलेज के लिए निकल गई थी। उसने ड्राइवर से कहा कि तुम अब जाओ, जब मुझे आना होगा तो मैं कॉल कर लूंगी। कॉलेज पहुंचते ही अरु की फ्रेंड टिया उसके पास दौड़कर आती है और खुश होकर कहती है, हाय अरु, क्या हाल है? अरु हल्के से स्माइल के साथ कहती है, ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ यार। यार अरु, चल पहले कैंटीन में चलती है, मुझे देर हो गई थी तो मैं जल्दी में बिना कुछ कहे ऐसे ही आ गई। पहले कुछ खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टिया ने अपने पेट पर हाथ रखकर अरु से कहा। तो अरु कहने लगी, तेरा तो ये रोज का नाटक है, कॉलेज में आते ही तुझे भूख लग जाती है, चल पहले कैंटीन ही चलते हैं। अरु ने टिया के सिर पर हल्की सी चपत लगाकर कहा और दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। दोनों ने कैंटीन में जाकर खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। तभी अरु को कुछ याद आया तो वह चहककर टिया से बोली, यार तुझे एक बात बतानी थी। हाँ जल्दी से बता, तुझे किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या? टिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। चल हट, तुझे हर टाइम बस एक ही बात सोचती है, प्यार व्यार नहीं हुआ किसी से, पर हमारे घर ना एक लड़का आया था। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने तुझे आई लव यू बोल दिया क्या? अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुन ले। वो दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, फिर उन्हें घर लेकर आया था। पता है उसका नाम क्या है? हाँ पता, क्या नाम है? उसका नाम राजकुमार है। राजकुमार? सचमुच का राजकुमार है क्या? अबे सचमुच का राजकुमार नहीं, बस उसका नाम राजकुमार है। फिर देखने में कैसा है? टिया ने अरु की आंखों में देखकर पूछा। बड़ा स्मार्ट है यार, 6 फीट की हाइट होगी उसकी और बड़ा ही हैंडसम है, पर थोड़ा सा खड़ूस है। अरु ने एक सांस में पूरी डिटेल टिया को बता दी। हाय यार, सच में इतना अच्छा है क्या? मुझे भी उसे देखना है, चल घर चलते हैं। अबे ओ बिन दिमाग की मछली, अब क्या वो घर में बैठा है जो तुझे दिखा लाऊं? वो दादाजी के साथ उनके ऑफिस गया है, दादाजी उसे जॉब देने वाले हैं। ओह, फिर यार तू मुझे उसे कब दिखाएगी? टिया ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तो अरु कहने लगी, जल्दी ही कोई मौका हाथ लग गया तो तुझे बुला लूंगी, तब देख लेना। अरु ने टिया को तसल्ली देते हुए कहा। चल आप जल्दी से क्लास में चलते हैं वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। अरु बीकॉम सेकेंड ईयर में थी और वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। दोनों सहेलियां इधर उधर की बातें करते हुए क्लास में चली जाती हैं। अरु और टिया बचपन से साथ ही पढ़ी हैं। दोनों की दोस्ती बचपन से है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। दोनों के घर में कोई भी बात हो, दोनों एक दूसरे से शेयर जरूर करती हैं और इधर उधर की बातें करने में तो दोनों को महारत हासिल है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात ना कर ले तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। उधर राजकुमार ऑफिस में दिल लगाकर काम करता है। दादाजी को उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने पूरे दिन उस पर नजर रखवाई। राजकुमार को जॉब करते काफी दिन हो गए थे। राजकुमार के काम और गंभीर स्वभाव से दादाजी बहुत प्रभावित थे। राजकुमार काफी इंटेलिजेंट था। दादाजी की 7 स्टार होटल में एक मीटिंग थी। कंपनी की एक डील काफी दिनों से पेंडिंग चल रही थी।
दादाजी राजकुमार को भी अपने साथ ले गए। राजकुमार ने अपनी सूझबूझ से बेटील फाइनल करवा दी, जिससे दादाजी और अधिक प्रभावित हो गए और राजकुमार को अपने साथ घर लेकर आए। अरु हॉल में ही बैठी हुई थी। दादाजी को देखकर वे उनके पास दौड़कर आ गई। दादाजी आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। अरु दादाजी को देखकर बोली। तभी उसकी नज़र पीछे पीछे आ रहे राजकुमार पर पड़ी तो वह उसे हैरानी से देखने लगी। तो दादाजी उसे ऐसे देखकर कहने लगे, बेटा आज हमारी बहुत पुरानी डील जो पेंडिंग में पड़ी थी फाइनल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ आज, और ये सब राजकुमार की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। आज हम सब साथ में डिनर करेंगे। शंभू जाओ रामदीन से आज अच्छा सा डिनर तैयार करवाओ, तब तक हम हॉल में बैठे हैं। ठीक है मालिक। शंभू काका किचन में रामदीन काका को डिनर तैयार करने के लिए बोलने चले जाते हैं। अरु दादाजी के पास बैठते हुए कहती है, दादाजी आज आप बहुत खुश हैं, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप हमें देंगे? दादाजी हंसकर बोले, आज तक ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे बच्चे जो आपने अपने दादा से मांगी हो और हमने ना दी हो? मांगो, क्या मांगना है? मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। यह सुनकर अरु की आंखें चमक उठी। वे दादाजी के गले में बाहें डालकर बोली, दादाजी 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर इस बार अपनी सहेली के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली घूमने जाना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ जाने देंगे? प्लीज़ दादाजी, मना मत कीजिएगा। अरु की बात सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम दोनों को अकेले भी नहीं जाने दूंगा। फिर दादाजी राजकुमार की तरफ देखकर बोले, बेटा राजकुमार, कसोली में हमारी पुश्तैनी हवेली है। तुम अरु और उसकी सहेली के साथ चले जाना और 2 दिन में इन्हें हवेली दिखाकर ले आना। मैं इन दोनों को अकेले नहीं भेज सकता और किसी और पर मुझे इतना भरोसा नहीं है कि मैं इनको उनके साथ भेज सकूं। ठीक है दादाजी, राजकुमार ने जवाब दिया। फिर दादाजी अरु की तरफ देखकर बोले, तो बेटा कब जाना है तुम्हें? तो अरु खुशी से चहकते हुए बोली, दादाजी कल तो हम शॉपिंग करेंगे, परसों सुबह निकल जाएंगे। दादाजी बोले, ठीक है बेटा, तुम दोनों सुबह को शॉपिंग करने भी राजकुमार के साथ चली जाना, अकेले मत जाना। राजकुमार कल सुबह आ जाएगा तुम दोनों के साथ जाने के लिए। ठीक है दादाजी। अरु को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। अब दादाजी ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, बेटा राजकुमार कल सुबह आ जाना और इन दोनों शैतानों को शॉपिंग के लिए ले जाना। अभी बातें हो ही रही थी कि रामदीन काका ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और दादाजी के पास जाकर बोले, साहब खाना लग गया है। दादाजी ने राजकुमार को हाथ के इशारे से डाइनिंग टेबल की तरफ आने का इशारा किया। दादाजी, अरु और राजकुमार ने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद राजकुमार दादाजी से इजाज़त लेकर चला गया। दादाजी और अरु अपने अपने रूम में चले गए। रूम में जाते ही अरु ने टिया को कॉल की। हेलो। हाँ बोलो अरु, इस टाइम कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? कॉल रिसीव करते ही टिया ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। चुप कर बिन दिमाग की मछली, जब देखो तेरी सुई यहीं अटकी रहती है। मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया है कि तेरे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी की बात सुनते ही टिया खुशी से उछल पड़ी। जल्दी बता यार, इतनी देर क्यों लगा रही है बताने में? टिया ने उत्सुक होते हुए कहा। तू और मैं मेरे बर्थडे पर कसौली जा रहे हैं हमारी पुश्तैनी हवेली घूमने, और वह भी उस खड़ूस राजकुमार के साथ, और कल हम दोनों उसके साथ शॉपिंग पर भी चलेंगे। आई, ये सुनते ही टिया ने एक जोर की चीख मारी। अरु का दिल भी दहल गया उसकी चीख सुनकर, और टिया के घर वाले भागे भागे उसके कमरे में आए तो टिया महारानी बिस्तर पर मुंह खोले पड़ी थी और फोन कान से लगा हुआ था। उसे घूमने जाने की इतनी खुशी हुई थी कि बर्दाश्त नहीं हो पाई। उधर अरु हेलो हेलो कर रही थी और इधर उसके मम्मी पापा और भाई उसको झंझोड़ रहे थे। क्या हुआ टिया, क्या हुआ? उनके झंझोड़ने से वे जैसे शौक से बाहर आई और कहने लगी, कुछ नहीं मम्मी, बस अरु से बात करते करते चीख निकल गई थी। टिया के मम्मी पापा और भाई उसके सर पर एक चपत लगाकर पागल लड़की कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टिया अरु से खुश होकर कहती है, यार मुझे तो ना इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो ना खुशी में पागल ही हो जाऊंगी। सच यार, बड़ा मजा आएगा घूमने में। उसकी बात सुनकर अरु हंसते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मारे तुझे अटैक आ जाए और तू शमशान घूमने चली जाए, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर यार। ना बाबा ना, अभी इतनी सी उम्र में नहीं जाना मुझे शमशान घूमने, कुछ उम्र तो होने दे तब चली जाऊंगी। टिया ने थोड़ा सीरियस होकर कहा।
टिया की बेवकूफी भरी बातें सुनकर अरु भी जोर जोर से हंसने लगी। फिर अरु ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, मैं सुबह को ड्राइवर को भेज दूंगी, तू सुबह को उसके साथ आ जाना, दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? टिया ने जवाब दिया और दोनों ने फोन रख दिया। अगली सुबह को अरुण ने टिया को लाने के लिए ड्राइवर को भेज दिया। कुछ समय बाद ड्राइवर टिया को लेकर आ गया। टिया के आने के कुछ देर बाद राजकुमार भी आ गया। जब राजकुमार आया तो अरुण और टिया टेरेस पर खड़े थे। उन्होंने राजकुमार को आते हुए देख लिया था। ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहने वे बहुत हैंडसम लग रहा था। आज तो वे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। टिया ने जब उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरुण ने अपने हाथ से उसका खुला मुंह बंद किया। राजकुमार तब तक अंदर चला गया था। अरुण ने टिया से पूछा, कैसा लगा? तो टिया अरुण की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली, यार ये तो बहुत हैंडसम है। देख यार, तुझे अगर इसमें कोई इंटरेस्ट है तो बता दे, नहीं तो मैं इसे पटा लूंगी। पर यार मुझे तो किसी को पटाना भी नहीं आता। अरुण ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, बिन दिमाग की मछली, फालतू की बातें मत सोच। बड़ी मुश्किल से दादाजी ने घूमने की परमिशन दी है, इसलिए कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी है, वरना हमारा ये टूर आखिरी टूर बन जाएगा। अगर हम दोनों ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो दादाजी इसके बाद हमें कहीं नहीं जाने देंगे, इसलिए अपने आप पर जरा कंट्रोल कर। ओह ओके, अब याद रखूंगी, टिया ने बड़े ही अफसोस से कहा। फिर वे दोनों नीचे आ गई। दादाजी राजकुमार के साथ कुछ बात कर रहे थे। अरु और टिया को देखकर दादाजी ने राजकुमार को उन दोनों के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया। राजकुमार गाड़ी चला रहा था। अरु और टिया पीछे बैठी थी। वो दोनों राजकुमार को देख चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी और हंस रही थी। राजकुमार जब पीछे मुड़कर देखता तो दोनों चुपचाप हो जाते। राजकुमार उन दोनों को लेकर मॉल पहुंच गया। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वे उन दोनों को लेकर मॉल के अंदर चला गया। दोनों ने सोचा पहले कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। उन दोनों ने आधा दिन ड्रेसेस चूज करने में और ट्राई करने में ही निकाल दिया और राजकुमार बेचारा दोनों की ड्रेसेस पकड़ते पकड़ते थक गया। उसे बहुत झुंझलाहट होने लगी। क्या मुसीबत है यार, इतनी देर में तो पूरा शहर शॉपिंग कर लेता। उसने थोड़ा सा सख्त लहजे में उन दोनों से कहा, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? दोपहर के 2 बज गए हैं और अब तक तुम दोनों कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाई। जल्दी करो तुम दोनों, तुम्हें कुछ लेना भी है या सारा दिन यहीं पर निकाल देने का इरादा है? राजकुमार की बात सुनकर दोनों ने बड़ा खराब सा मुंह बनाया और राजकुमार को घूर कर देखा। फिर आपस में कुछ कहने लगी। अरु बोली, अकड़ू कहीं का खड़ूस, चल जल्दी कर यार, नहीं तो ये हमें कच्चा खा जाएगा। टिया बोली, 2 बज गए यार, चल जल्दी से यहाँ से काम खत्म करके पहले लंच कर लेते हैं। दोनों ने जल्दी सारे कपड़ों की पेमेंट की और शॉपिंग बैग्स राजकुमार को पकड़ाते हुए कहा, पहले लंच कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। फिर दोनों ने वहीं मॉल में लंच किया। लंच करने के बाद दोनों फिर से शॉपिंग करने लगी। इस बार तो उन्होंने शूज, बैग, पर्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, इयररिंग्स, लाइट ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या लिया। और राजकुमार पहली बार किसी को शॉपिंग कराने लाया था। उन दोनों को देखकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। शाम हो गई थी। अब राजकुमार के सब्र का बांध टूट गया। वह उन दोनों के पास आकर बोला, बस अब जल्दी करो, बाकी बाद में ले लेना जो लेना होगा। शाम हो गई है, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे। राजकुमार की बात सुनकर दोनों बोली, अच्छा ठीक है, बाकी बाद में ले लेंगे। राजकुमार ने अपना सिर पीट लिया। सुबह से शॉपिंग कर रही है दोनों और अभी भी बाद में लेने की बात कर रही हैं। राजकुमार ने उन दोनों के शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। उसके दोनों हाथ भर गए थे। बड़ी मुश्किल से वे गाड़ी तक पहुंचा। फिर वह उन दोनों को लेकर घर आ गया। जब घर वापस आए तो दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। राजकुमार जब गाड़ी में से उन दोनों के शॉपिंग बैग्स निकाल कर लाया तो दादाजी हंसने लगे और कहने लगे कि क्या सारा मार्केट उठाकर ले आए हो बच्चों? तो अरु ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कहाँ दादाजी, अभी तो बहुत सारा सामान रह गया। राजकुमार जी ने हमें कुछ और लेने नहीं दिया और हमें घर लेकर आ गए। उनकी बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। बेटा, राजकुमार ने सही किया, रात हो गई थी, बाकी फिर ले लेना। ठीक है दादाजी। दादाजी ने राजकुमार से पूछा, बेटा इन दोनों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं दादाजी, राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, सुबह सवेरे ही निकलना है तो तुम सुबह जल्दी आ जाना और चलो डिनर लग गया है, करके जाना। फिर दादाजी, राजकुमार, अरु और टिया चारों ने साथ में डिनर किया। डिनर करते हुए अरु और टिया आंखों ही आंखों में इशारे करके राजकुमार की तरफ देख रही थी और राजकुमार दादाजी से बातें करते हुए खाना खा रहा था। डिनर खत्म करके राजकुमार चला गया।
और अनु टिया के साथ अपने कमरे में आ गई और बोली, देखा कितना खड़ूस है, ढंग से बात भी नहीं करता। टिया बोली, हाँ यार है तो बहुत खड़ूस, जाने किस अकड़ में रहता है। मुझसे तो ना चला जाएगा ये अकड़ू, मैं तो लाइन से हट गई। मैं तो अपने लिए कोई हंसमुख सीधा सा बंदा ढूंढ लूंगी, इसे तू ही रख ले। अरु हंसते हुए बोली, ये हलवे का प्रसाद है क्या जो मैं रख लूं? पागल लड़की, खा जाएगा हम दोनों को। देखा नहीं कैसे घूर रहा था, अकड़ू कहीं का। हाँ यार चल कोई बात नहीं, पहले घूम कर आ जाएं, फिर इससे सारे बदले ले लेंगे। गिन गिन कर टिया ने ज्यादा शातिर बनने की कोशिश में कहा। अरु बोली, अब तू छोड़ उस अकड़ू को, पहले अपनी शॉपिंग जो हम सुबह से इतनी मुसीबत भर के लाए हैं वो तो देख लें। और आज बस तू यहीं रुक जा, क्योंकि सुबह को तो निकलना ही है। घर पर फोन कर दे, मैंने तेरे लिए रूम रेडी करवा दिया है। ठीक है, मैं घर पर फोन कर देती हूँ। यह कहकर टिया घर पर कॉल करके बात करने लगी। बात करने के बाद दोनों शॉपिंग बैग्स खोल खोल कर देखने लगी। काफी देर तक सब कुछ देखने के बाद दोनों अपने अपने रूम में सो गई। अगले दिन अरु सुबह 5 बजे उठ गई और टिया को भी जगा दिया। फिर दोनों नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई तो राजकुमार भी आ चुका था और वह दादाजी के पास बैठा था। रामदीन काका ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया तो सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दादाजी ने राजकुमार से कहा, बेटा कसौली में मेरे प्रिय मित्र राजवीर सिंह रहते हैं। हवेली की देखभाल मैंने उन्हीं के जिम्मे दी हुई है। मैं उन्हें फोन कर दूंगा और तुम्हारे आने के बारे में बता दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो उनसे बोल देना। ठीक है दादाजी, राजकुमार ने जवाब दिया। आज राजकुमार ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें वे गजब का स्मार्ट लग रहा था, जबकि अरु ने स्काई ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहना हुआ था और अपने लंबे काले खूबसूरत बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। कानों में छोटे छोटे मैचिंग इयररिंग्स और साथ में एक छोटा सा पर्स जो कि टॉप के ऊपर क्रॉस के में करके लटकाया हुआ था। एक बार तो जब राजकुमार की उस पर नजर पड़ी तो पलक झपकाना ही भूल गया और वो बहुत खूबसूरत थी और आज तो वे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजकुमार ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली थी। वे एक अच्छे घर का खुददार लड़का था। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ की थी। वे अपनी हद जानता था। कुछ ही समय में अपनी अच्छाइयों के कारण ही उसने दादाजी के दिल में एक खास जगह बना ली थी। राजकुमार दादाजी से इजाजत लेकर अरु और टिया को लेकर कसौली के लिए निकल गया। अरु आज बहुत खुश थी क्योंकि वह हवेली उसने आज तक सिर्फ फोटो में ही देखी थी। उसके माता पिता के देहांत के बाद तो दादाजी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि अरु को कभी यहाँ लेकर आने का मौका ही नहीं मिला। राजकुमार गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अरु और टिया पीछे बैठी थी। अरु ड्राइवर वाली सीट के पीछे बैठी थी और उसने विंडो खोल रखी थी। कुछ देर में वे शहर से बाहर आ गए थे। अरु कभी विंडो को पकड़कर बाहर की हवा में सांस लेती तो कभी आंखें बंद करके ठंडी हवा को अपने चेहरे से महसूस करती हुई आनंद से भर जाती। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अरु को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। राजकुमार साइड मिरर से उसे बार बार देख रहा था। उसे चंचल सी अरु का आज एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। अरु और टिया को रास्ते में कोई अच्छी सी जगह दिख जाती तो वो दोनों गाड़ी रुकवा कर वहां मस्ती करती। कभी गाड़ी किसी रिजॉर्ट, ढाबे या होटल पर रुकवा कर खूब खाती पीती तब आगे बढ़ती। उन दोनों के बचपने की वजह से देर हो रही थी। रास्ता भी लंबा था। अब राजकुमार को फिक्र हो रही थी कि दादाजी का फोन आ गया और उन्होंने पूछा कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे तो वे क्या कहेगा। उसने अब खाने की काफी सारी चीजें पैक कराकर अरु के हाथ में थमाते हुए कहा, ये पकड़ो, सब पैक करा लिया है, जो खाना हो निकालो और खाओ। अब ये गाड़ी हवेली जाकर ही रुकेगी। अरु और टिया ने बुरा सा मुंह बना लिया। राजकुमार ने अब गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी और हवेली जाकर ही सांस लिया। फिर भी पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए थे। गाड़ी हवेली के बड़े से गेट से होती हुई अंदर आ गई। अरु और टिया बाहर निकल गई। राजकुमार ने गाड़ी एक तरफ पार्क कर दी। हवेली बहुत बड़ी थी और काफी अच्छी बनी हुई थी। वैसे तो वो काफी पुरानी थी पर अच्छी देखभाल के कारण आज भी नई जैसी लग रही थी। हवेली के गेट पर एक बुजुर्ग खड़े थे। लंबा कद, बड़ी बड़ी मूछें, देखने में बहुत रौबदार लग रहे थे। अरु ने जाकर उनके पांव छुए। अरु को देखकर टिया ने भी उनके पांव छुए। राजकुमार को अरु को उनके पांव छूते देखकर बड़ा अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगा
कितनी चंचल है ये आरू, इतनी बड़ी कंपनी की इकलौती वारिस है, फिर भी जरा भी घमंड नहीं है इसमें। दादाजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसको। राजकुमार ने भी आकर उनके पांव छुए। राजकुमार को दादाजी बहुत अच्छे लगे और उसे उनके पांव छूते समय एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था। और बुजुर्ग ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राजवीर सिंह है। मुझे विक्रम ने आप सबके यहाँ आने के बारे में बता दिया था। अरु बेटा, तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो अरु ने जवाब दिया, नहीं दादाजी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर दादाजी ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम्हारा नाम राजकुमार है ना? और तुम टिया? जी दादाजी। राजकुमार और टिया ने एक साथ कहा। फिर दादाजी बोले, चलो अंदर चलते हैं, पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा नाश्ता पानी और खाने का इंतजाम करवा देता हूँ। ठीक है दादाजी। तीनों दादाजी के पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गए। अंदर से हवेली काफी बड़ी थी। हवेली में बहुत सारे कमरे थे। दादाजी ने उन तीनों को उनके रूम दिखा दिए। राजकुमार ने कमरे में आते ही दादाजी को फोन करके सकुशल पहुंचने के बारे में बता दिया। तीनों फ्रेश हो गए। तब तक दादाजी ने उनके लिए कुछ हल्का नाश्ते का इंतजाम करा दिया। कुछ खाने पीने के बाद दादाजी ने कहा, अब तुम लोग सफर से थक कर आए हो, पहले आराम कर लो। कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ कुछ घूमने की जगह है वे बता दूंगा, तुम लोग वहाँ घूम आना। ठीक है दादाजी। और रात के खाने में कुछ स्पेशल बनवाना हो तो बता देना। मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ बावर्ची रामू और माली तीनों हैं, उनसे कह देना। ठीक है दादाजी। तीनों ने एक साथ कहा। दादाजी उनको अच्छी तरह से समझाकर चले गए। राजकुमार तो दादाजी के जाने के बाद बाहर चला गया। अरु और टिया अपने अपने कमरे में आराम करने चली गई। अरु अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हो गई। यहाँ से बाहर का नजारा साफ दिखाई देता था। खिड़की पर खड़ी होकर अरु ताजी हवा का आनंद ले रही थी। तभी उसकी नजर बाहर टहल रहे राजकुमार पर पड़ी। तभी राजकुमार का फोन आ गया और वह फोन पर किसी से बात करने लगा। वह किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। अरु राजकुमार को ऐसे हंसते देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने अभी तक राजकुमार को हंसते नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगी, ये खड़ूस हंसता भी है। फिर राजकुमार ने काफी देर तक बात करने के बाद फोन रख दिया। राजकुमार भी वापस आ गया। अरु भाग कर टिया के रूम में जाने के लिए बाहर निकली तो उसकी राजकुमार से टक्कर हो गई। वो गिरने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने मजबूत बाहों से उसे थाम लिया। राजकुमार का एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ से उसका हाथ थाम रखा था। अरु बहुत डर गई थी। उसने डर से आंखें बंद कर ली थी। राजकुमार ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कितनी मासूम हो तुम। उफ, ये खूबसूरत चेहरा जान ले लेगा मेरी। वो एक टक अरु को देख रहा था। जब अरु ने देखा कि वो गिरने से बच गई तो उसने अपनी आंखें खोली तो वो राजकुमार की बाहों में उसके बहुत करीब थी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। वो भी राजकुमार की आंखों में देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। एक मिनट के लिए तो जैसे दोनों अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। तभी किसी के खांसने की आवाज आई तो दोनों की तंद्रा टूटी। दोनों जल्दी से संभले और आवाज की तरफ देखा तो वो टिया थी। क्यों भाई, गिरम गिराई खेल रहे थे क्या? टिया ने अपने चिर परिचित बेवकूफी भरे अंदाज में कहा तो अरु ने उसको घूर कर देखा। तब टिया हड़बड़ाते हुए बोली, यार गिरना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई ना कभी गिरता ही है। टिया कुछ और कहती। अरु उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच कर ले गई। अरे यार तू भी ना बात तो पूरी करने देती। उधर राजकुमार के दिल की धड़कन अभी तक बढ़ी हुई थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अपने कमरे में गया और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। अरु की महक अब तक भी उसे महसूस हो रही थी। उसे यह खूबसूरत एहसास हो रहा था जो आज तक उसे कभी नहीं हुआ था। उसका उन लम्हों की गिरफ्त से बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। उधर अरु का भी यही हाल था। उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कन को बहुत मुश्किल से काबू में किया। टिया ने अरु की हालत देखकर पूछा, अरु क्या हुआ यार, कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? टिया की बात सुनकर अरु ने उसे घूर कर देखा तो टिया हकलाते हुए बोली, मैं तो ऐसे ही तुक्का मार रही थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब होगा तब बता देना। टिया की बात सुनकर अरु उसे मारने के लिए दौड़ी तो टिया अपने रूम में भाग गई। टिया के जाते ही अरु भी लेट गई और ख्यालों में खो गई। रात हो गई थी। राजकुमार के कमरे पर किसी ने दस्तक दी। राजकुमार ने आकर देखा तो रामू था। साहब खाना लग गए हैं, आ जाइए। राजकुमार ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो अरु और टिया दोनों पहले से ही खाने की टेबल पर मौजूद थी।
राजकुमार ने अरु की तरफ देखा तो एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर अरु ने नजरें झुका ली। वो दोनों तो बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे, पर टिया को मस्ती सूझ रही थी। टिया बोली, कर्फ्यू लग गया है क्या, जो इतनी शांति है? आप बताइए राजकुमार जी, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? टिया की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, बीएमएस कॉलेज से। अरे, उसी कॉलेज से ही तो हम बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। फिर तीनों इधर उधर की बातें करते रहे और खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। अरु अपने कमरे में आकर खिड़की पर खड़ी हो गई। आज 14वीं का चांद निकल रहा था। अरु एकटक उसे निहारने लगी। आज उसे कुछ अजीब सी बेचैनी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में एक हलचल सी मची हुई थी। मन में सोचने लगी, वह ये क्या है, क्यों इतनी बेचैनी सी हो रही है मुझे आज। उधर राजकुमार भी खिड़की पर खड़ा हो गया और चांद की खूबसूरती को निहारने लगा और मन ही मन कहने लगा, ए चांद, तुझसे भी हसीन कोई और है। उसकी खूबसूरती के आगे तेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं। दोनों काफी देर तक चांद को निहारते रहे, फिर लेट गए और ख्यालों में गुम हो गए। सोचते सोचते पता नहीं दोनों की आंख कब लग गई। सुबह की पहली किरण जब अरु के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो खिड़की पर जाकर बाहर का नजारा देखने लगी। सब कुछ उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वे जल्दी से फ्रेश होने के लिए गई। फ्रेश होकर नहा धोकर तैयार होकर वे टिया के कमरे में गई तो वह भी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। राजकुमार भी तैयार होकर बाहर आ चुका था। रामू ने नाश्ता तैयार कर रखा था। उनको देखते ही उसने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। तभी सामने से दादाजी भी आते दिखाई दिए। सबने दादाजी को नमस्ते की और पाँव छुए। दादाजी ने पूछा, बच्चों, रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो तीनों बोले, नहीं दादाजी, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक था। तो दादाजी ने कहा, जल्दी से नाश्ता करके जहाँ जहाँ घूमना है घूम लो। कुछ जगह आज घूम लेना, कुछ कल। ठीक है दादाजी। तीनों ने नाश्ता किया और घूमने के लिए निकल पड़े। 2 दिन में तीनों ने सारी जगह घूम ली। घूमते समय अरु और टिया ने बहुत मस्ती की थी। अब राजकुमार इन दोनों की हरकतें देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता और अरु की नजर पड़ती तो इधर उधर देखने लगता। आज उनको घर वापस लौटना था। दादाजी उनसे मिलने के लिए सुबह ही आ गए थे। दादाजी से मिलकर वो तीनों वापसी के लिए निकल पड़े। अरु और टिया तो बच्चों की तरह चहक रही थी और दोनों बहुत खुश थी। जब वो घर पहुंचे तो दादाजी घर पर ही थे। अरु दादाजी के गले लग गई और बोली, थैंक यू दादाजी, थैंक यू वेरी मच। अरु को खुश देखकर दादाजी भी खुश हो गए। टिया को अरु ने गाड़ी से घर छुड़वा दिया। दादाजी राजकुमार से पूछने लगे, बेटा वहाँ सब ठीक है? राजवीर कैसा है? बहुत समय हो गया उससे मिले। तो राजकुमार ने कहा, वो ठीक है दादाजी, वहाँ सब ठीक है। दादाजी ने वहाँ के बारे में बहुत सी बातें पूछी। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। जब से अरु घूम कर आई थी तब से बहुत खुश थी, तितली की तरह पूरे बंगले में उड़ी फिरती थी। टिया ने भी महसूस किया था कि अरु अब बहुत खुश है, पर वो अभी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों इतनी खुश है। समझ तो अरु को भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दादाजी राजकुमार को काफी पसंद करने लगे थे। एक दिन सुबह ही दादाजी राजकुमार को बिना बताए उसके घर पहुंच गए। एक बड़ी सी गाड़ी जब राजकुमार के घर के बाहर पहुंची तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। औरतें खिड़कियों से बाहर झांकने लगी। ड्राइवर ने राजकुमार के घर का दरवाजा खटखटाया तो राजकुमार ने दरवाजा खोला। बाहर दादाजी खड़े थे। दादाजी को देखकर राजकुमार हैरान रह गया। दादाजी ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तो राजकुमार दरवाजे से हट गया। आइए दादाजी, और उन्हें अंदर ले गया। वह एक साधारण सा 2 कमरों का मकान था। राजकुमार उन्हें एक कमरे में ले गया। वहीं पर एक व्हील चेयर पर राजकुमार के पिताजी बैठे हुए थे, जिनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। राजकुमार ने अपने पिताजी का परिचय कराते हुए कहा, दादाजी, ये मेरे पिता रणवीर सिंह जी हैं। दादाजी नाम सुनकर चौंक गए। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये दादाजी विक्रम सिंह जी हैं, इन्हीं की कंपनी में मैं काम करता हूँ। राजकुमार के पिताजी भी दादाजी का नाम सुनकर चौंक गए। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। दादाजी ने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पिताजी का नाम क्या है? पहले तो राजकुमार के पिता खामोश हो गए। तब दादाजी ने दोबारा पूछा तो उन्हें बोलना ही पड़ा। मेरे पिता का नाम। वो बोलते समय कुछ अटक रहे थे। राजकुमार भी उनकी तरफ गौर से देख रहा था, क्योंकि उसे भी अपने दादाजी का नाम मालूम नहीं था और ना ही ये पता था कि उसके पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं। उसे तो यही लगता था कि वे इसी शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा,
मैं कसौली का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम राजवीर सिंह है। ये सुनते ही राजकुमार को शौक लग गया। वो हैरानी से अपने पिता को देख रहा था। इसका मतलब जिन दादाजी से उसकी कसौली में मुलाकात हुई थी वो उसके सगे दादाजी हैं। विक्रम सिंह जी भी अब राजकुमार के पिता को पहचान चुके थे। वो रणवीर सिंह जी से बोले, मुझे पहचान लिया है या अपना परिचय सही से कराऊं? रणवीर सिंह जी ने सिर झुका लिया। दादाजी ने अब आगे कहा, अगर माता पिता दो शब्द गुस्से में बोल दें तो इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर भाग जाओ और बरसों तक भी अपने बूढ़े माँ बाप की खबर न लो कि वो जीवित हैं या मर गए। रणवीर सिंह जी बोले, चाचा जी हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। फिर बाद में पिताजी के डर के कारण लौट कर जाने की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमार को उन दोनों की बातें सुनकर हैरानी हो रही थी कि ऐसी क्या बात थी जिसके कारण उसके पिता को अपने माता पिता, अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। राजकुमार के पिता रणवीर सिंह जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वे दो बहन भाई थे। उनकी बहन उनसे 2 साल बड़ी थी। रणवीर सिंह जी शहर पढ़ने के लिए गए तो उन्हें अपनी सहपाठी दिव्या से प्यार हो गया। दोनों अलग अलग जाति के थे। रणवीर सिंह जी के पिता राजवीर सिंह जी ने उन्हें कठोर शब्दों में कह दिया कि अगर तुमने दिव्या से विवाह किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पर रणवीर सिंह जी ने दिव्या को विवाह का वचन दिया था, तो उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने माता पिता का घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया और दिव्या के साथ दूर शहर चले गए। दिव्या के माता पिता नहीं थे, वे अनाथ थी। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। विवाह के 1 वर्ष बाद उनके यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया। रणवीर सिंह जी ने शहर में एक नौकरी ढूंढ ली और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा कि उसके माता पिता किस हाल में हैं। सारी सुख सुविधा और लाड़ प्यार में पले बढ़े रणवीर सिंह जी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, पर फिर भी लौटकर अपने घर नहीं गए। इसी तरह 25 साल बीत गए। राजकुमार अब 24 साल का एक लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक बन चुका था। एक दिन रणवीर सिंह जी का एक्सीडेंट हो गया और उनको गंभीर चोट आई। उनके ऊपर काफी पैसा लग गया। कर्ज लेकर उनका इलाज कराना पड़ा और ऊपर से उनकी नौकरी भी छूट गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार के ऊपर आ गई थी। उसकी पढ़ाई भी छूट गई और उसे नौकरी करनी पड़ी। दादाजी के पास जॉब करने से पहले वे 2 जगह और जॉब कर चुका था, लेकिन वे दोनों ही जॉब सही नहीं थी। वे किसी और जॉब की तलाश कर रहा था कि अचानक से राजकुमार की मुलाकात दादाजी विक्रम सिंह जी से हो गई थी और दादाजी ने उसे जॉब दे दी। दादाजी ने राजकुमार के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार उनके बचपन के जिगरी दोस्त राजवीर सिंह जी का पोता है। दादाजी को राजकुमार के साथ अपनापन लगता था, तभी वे राजकुमार पर इतना भरोसा करते थे। इसीलिए उन्होंने अरोटिया को भी घूमने के लिए राजकुमार के साथ भेज दिया था। दादाजी के दोस्त राजवीर सिंह ने अपने इकलौते बेटे रणवीर सिंह जी की बहुत तलाश की, पर वे उसे खोज नहीं पाए, क्योंकि इतने वर्षों में रणवीर सिंह ने कभी भी अपने माता पिता से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। आज भी उनकी माता बरसों से अपने बेटे की राह ताक रही है। दादाजी ने जिस कमरे में वे बैठे थे उस कमरे को बड़े गौर से देखा। एक पलंग, 2 कुर्सियां, एक छोटी सी टेबल, दीवार पर एक छोटी सी घड़ी लगी हुई थी, एक खूंटी लगी थी जिस पर कपड़े टंगे हुए थे, एक कोने में एक अलमारी रखी थी, नीचे सादा सा फर्श था जो जगह जगह से टूटा हुआ था। वो घर भी शायद अपना नहीं था, किराए का था। दादाजी ने रणवीर सिंह जी से कहा, इतनी जमीन जायदाद के इकलौते वारिस हो तुम, कितनी बड़ी हवेली है तुम्हारी और तुम ऐसे घर में रह रहे हो। आखिर अपने माँ बाप को किस बात की सजा दी है तुमने? उन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी अच्छी परवरिश की, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने देखा है अपने दोस्त को घुटते हुए तुम्हारी याद में रोते हुए। उस माँ का क्या कसूर था जिसको तुमने अपनी याद में पल पल तड़पने के लिए छोड़ दिया? आज तुम्हारा बेटा राजकुमार तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? रणवीर सिंह जी के तो मुंह से कोई शब्द भी नहीं फूट रहे थे। वो सिर झुकाए दादाजी की बातें सुन रहे थे। उधर राजकुमार भी बहुत दुखी हो रहा था। अपने दादा दादी के होते हुए उसने अपना बचपन अकेले बिताया।
जब वे किसी के दादा दादी को देखता तो उसे बहुत एहसास होता। वे सोचता कि काश मेरे भी दादा दादी होते। वे जब भी अपने दादा दादी के बारे में पूछता तो उसके माता पिता उसे हमेशा यही कहते कि हमारा कोई नहीं है, हम हैं तो क्या हम काफ़ी नहीं हैं। आज जब उसे पता चला कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है तो खुशी के साथ साथ उसके अंदर गुस्सा भी भर गया था, क्योंकि उसे अभी तक भी पूरा सच क्या है मालूम नहीं था। दादाजी ने रणवीर सिंह जी को बहुत बुरा भला कहा। रणवीर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो काफी पहले हो गया था, परंतु पिताजी के डर के कारण वे वापस घर लौट नहीं पाए। दादाजी ने जब रणवीर सिंह जी की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। राजकुमार की मां दिव्या जी ने भी दादाजी की सारी बातें सुन ली थी, पर उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी दादाजी के सामने आने की। और राजकुमार ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दादाजी कभी अचानक से उसके घर आ सकते हैं, और रणवीर जी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम चाचा जी से कभी ऐसे मुलाकात होगी। दादाजी ने सब कुछ ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ निश्चय करके अपनी चेयर से खड़े हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजकुमार दादाजी के लिए पानी भी नहीं ला सका। दादाजी गुस्से और खुशी दोनों से ही भरे हुए थे। एक तरफ रणवीर जी को ढूंढ लेने की खुशी, तो दूसरी तरफ रणवीर जी को इस हालत में देखकर गुस्सा और दुख दोनों हो रहा था। दादाजी उठकर बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को घर वापस चलने के लिए कहा। दादाजी घर लौट आए और घर आकर अपने दोस्त को फोन किया और फौरन यहाँ आने के लिए कहा। राजवीर सिंह जी ने आने का कारण भी पूछा, परंतु फोन पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और भाभी यानी राजकुमार की दादी को भी साथ लाने के लिए कहा। दादाजी के जाने के बाद राजकुमार ने अपनी माँ से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा, तो दिव्या जी ने सब कुछ बता दिया। राजकुमार सुनकर हैरान रह गया कि उसके माता पिता ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो तो शौक में था। ऑफिस जाने की भी उसकी इच्छा नहीं हुई। वह बस अपने कमरे में आकर लेट गया और सोचने लगा कि अगर उसके माता पिता ने दादाजी से माफी मांग ली होती तो उसका बचपन इतने अभाव में ना गुजरता, उसको भी दादा दादी का प्यार मिलता। शाम तक राजवीर जी अपनी पत्नी राजबाला के साथ विक्रम जी के घर पहुंच गए। दादाजी ने उन्हें नाश्ता पानी कराया, फिर उनको लेकर राजकुमार के घर पहुंच गए। राजवीर जी ने पूछा भी कि कहाँ लेकर जा रहे हो, तो विक्रम जी ने कहा खुद चलकर देख लो। दादाजी ने दरवाजा खटखटाया। राजकुमार ने दरवाजा खोला। सामने विक्रम दादाजी के साथ अपने दादाजी और दादी जी को देखकर वे हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम दादाजी उसके दादा दादी को लेकर इतनी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वे सामने से हट गया। सब अंदर आ गए। राजकुमार ने सबको नमस्ते की और सबके पांव छुए। राजवीर सिंह जी हैरान थे कि विक्रम जी उन्हें राजकुमार के घर क्यों लेकर आए हैं। राजकुमार उन्हें अपने पिता के कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही राजवीर जी की नजर अपने सामने व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति पर गई। विक्रम जी आगे आकर रणवीर सिंह जी के पास खड़े हो गए। इतने सालों में रणवीर जी बहुत बदल गए थे। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वे एक 25 साल के युवा थे और आज 50 साल के अधेड़ व्यक्ति थे, इसलिए वे पहचान में नहीं आ रहे थे। विक्रम सिंह जी ने रणवीर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पहचाना इसे? अपना रणवीरा। ये सुनते ही राजबाला जी भागकर अपने बेटे के पास आ गई। मेरा बच्चा, ये कहकर उनको अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उन्हें गहरा धक्का लगा। राजवीर जी भी भावुक हो गए। उनका दिल भी तड़प उठा। राजबाला जी लगातार रोई जा रही थी। राजवीर जी धम से पलंग पर बैठ गए और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगे, परंतु आंसुओं ने उनका कहा नहीं माना और आंखों से ढलक गए और अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिव्या जी एक कोने में घबराई सी खड़ी रोई जा रही थी। राजकुमार भी अपने आप को रोने से नहीं रोक सका। काफी देर तक ये भावुक दृश्य ऐसे ही रहा। फिर विक्रम जी ने राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तेरा पोता है वीरे। राजकुमार आकर अपने दादाजी के गले लग गया। दोनों दादा पोते के मिलन को देखकर सब और भी रोने लगे। आज पता नहीं कहाँ से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था सबकी आंखों में। दादी ने भी रोते रोते अपने पोते को गले से लगा लिया। फिर दादी की नजर घबराई सी दिव्या जी पर पड़ी। दिव्या जी घबरा गई। दादी ने कहा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करती, क्योंकि तूने एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया था। बहुत तड़पी मैं अपने बच्चे के लिए, पर तूने मुझे इतना अच्छा पोता दिया है, इसलिए जा, मैंने तुझे अपने पोते की खातिर माफ किया। दिव्या जी दादी के पैरों में गिर गई। दादी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। सारे शिकवे शिकायत सब खत्म हो गए थे।
दादाजी ने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजवीर जी ने उस घर को देखा जिस घर में उनका बेटा, बहू और पोता रह रहा था, तो उनका कलेजा कांप गया। इतनी जमीन जायदाद होने के बावजूद भी मेरा बेटा इस घर में रह रहा है। उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया और यहाँ का एड्रेस सेंड कर दिया। कुछ देर में उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। वो अपने बेटे, बहू और पोते को लेकर फिलहाल तो अपने दोस्त विक्रम जी के बंगले पर आ गए। अरु ने जब सबको देखा तो उसे भी हैरानी हुई। फिर दादाजी ने अरु को भी सारी बात बता दी। वे भी सारी बातें सुनकर अचंभित थी, पर वे खुश भी थी कि दादा दादी को उनका बेटा, बहू और पोता मिल गया। अगले दिन राजवीर जी सबको अपने साथ लेकर कसौली जाने वाले थे, परंतु विक्रम जी ने उन्हें रोक लिया। अगली सुबह अरु तैयार होकर नीचे आई तो दोनों दादाजी, दादी, राजकुमार और उसके माता पिता सब हॉल में ही बैठे थे। अरु ने सबको नमस्ते की और पांव छूने लगी तो दादी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटियां पाँव नहीं छूती हैं, बहुत प्यारी बच्ची है। अरु शर्मा गई। राजकुमार ने भी अरु की तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। अरु ने दादाजी से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ दादाजी। तो दादाजी ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, राजकुमार जाओ अरु को कॉलेज छोड़कर आओ। ठीक है दादाजी। ये कहकर राजकुमार उठ गया और बाहर आ गया। अरु भी राजकुमार के पीछे पीछे बाहर आ गई। राजकुमार ने गाड़ी निकाल ली और अरु उसमें पीछे आकर बैठ गई। तो बैठते ही अरु ने कहा, पहले टिया को लेने उसके घर जाना है, फिर कॉलेज जाना है। ठीक है, राजकुमार ने जवाब दिया। टिया ने उसे कॉल करके पहले ही कह दिया था कि उसे भी कॉलेज जाते समय ले ले। अरु ने टिया का एड्रेस राजकुमार को बता दिया। राजकुमार ने टिया के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। टिया बाहर रोड पर ही उसका वेट कर रही थी। अरु के साथ राजकुमार को देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। राजकुमार ने बैक व्यू मिरर अरु की तरफ सेट किया हुआ था और अरु को चुपके चुपके देख रहा था। अरु की नजरें भी कई बार राजकुमार से मिली तो वे शर्म से लाल हो गई। अब टिया ने जब मिरर से उन दोनों की नजरें मिलती देखी और राजकुमार के चेहरे पर हल्की मुस्कान और अरु के चेहरे पर शर्म की लाली देखी तो उसकी अकल की पोटली खुल गई। राजकुमार उन दोनों को कॉलेज छोड़कर चला गया तो टिया ने उसे कहानी मारी और बोली, कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या है ये सब? और ये तुझे कॉलेज छोड़ने क्यों आया था? टिया ने एक सांस में अरु से ढेरों सवाल पूछ डाले। तो अरु बोली, रुक तो जा, जरा सब्र तो कर, सब बताती हूँ, पहले कैंटीन चलते हैं। वो दोनों कैंटीन में आ गई तो अरु बोली, जो मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, सुनकर उछल पड़ेगी। टिया बोली, ऐसी क्या बात है? तो अरु बोली, ये राजकुमार है ना, ये केवल नाम का राजकुमार नहीं, सचमुच का राजकुमार निकला। ये कसौली वाले दादाजी है ना, उनका पोता है। क्या सच में? टिया का मुंह तो खुला का खुला रह गया। हाँ यार, सच में। फिर अरु ने टिया को सारी बात बताई। टिया का चेहरा तो देखने लायक था। तेरे सामने से एक्सप्रेशन देखने के लिए ही तो मैंने तुझे फोन पर कोई बात नहीं बताई थी, अरु ने हंसते हुए कहा। तो टिया शौक से बाहर आई और खुश होकर बोली, यार जब भी वो अकड़ू आज इतना खुश लग रहा था, ये तो फिल्मी स्टोरी हो गई यार। इसलिए ही तो तुझे देख देख कर आज मुस्कुरा रहा था। अब तो उस अकड़ू से ट्रीट लेना बनता है। वही लेने आएगा ना कॉलेज से, आने दे, बच्चों को आते ही पकड़ती हूँ। अरे रहने दे यार। अरु बोली, क्यों रहने दे? इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन गया वो रातों रात, और हमें छोटी सी ट्रीट भी नहीं दे सकता? टिया ने मुंह बनाकर कहा। तो टिया उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, तू जाने और वो जाने, मुझे बीच में मत घसीटना, ठीक है? तू बस आने दे उसे। टिया ने अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहा। फिर दोनों बातें करते हुए क्लास में चली गई। लेक्चर खत्म होने से पहले ही अरु ने ड्राइवर को आने का मैसेज किया। तो जब वे दोनों कॉलेज से बाहर आई तो राजकुमार उन दोनों का बाहर ही वेट कर रहा था। वो दोनों गाड़ी के पास आई तो टिया बोली, क्यों राजकुमार जी, आप तो रातों रात राजकुमार बन गए और हमारे लिए एक छोटी सी ट्रीट भी नहीं? तो राजकुमार हंसते हुए अरु की तरफ देखकर बोला, तो खबर आप तक भी पहुंच गई, क्यों नहीं? आपको और आपकी फ्रेंड दोनों को जल्दी ही एक बढ़िया सी ट्रीट जरूर मिलेगी। अरु उसकी नजरों की गर्माहट से शर्मा गई और आंखें नीची कर ली। फिर राजकुमार ने टिया को उसके घर छोड़ा और अरु को लेकर घर आ गया। रात का समय था। दोनों दादाजी आपस में बैठकर बचपन की बातें कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे। विक्रम जी ने राजवीर जी से कहा, यार मेरी बच्ची अरु का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है। रणवीर का पता चलने से पहले ही मैंने राजकुमार को अरु के लिए पसंद किया था। मैंने उसे अच्छी तरह जांच परख लिया था। उसमें इतनी काबिलियत है कि वे मेरे बाद मेरी बच्ची और मेरे कारोबार दोनों को अच्छी तरह संभाल लेगा। इसलिए मैंने अरु को राजकुमार के साथ हवेली देखने भेजा था।
ताकि वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें और पसंद कर लें। अब हमारा ज़माना नहीं है वीरे कि माँ बाप ने लड़का लड़की पसंद की और हमने बिना देखे ही शादी कर ली और उसको पूरी ज़िंदगी निभा दी। अब तो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी शादी करते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है अरु और राजकुमार दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अरु से पूछ लेता हूँ और तुम राजकुमार से पूछ लो। अगर दोनों की मर्जी होगी तो हम दोनों की शादी कर देंगे और हम दोनों समधी बन जाएंगे। क्यों, क्या कहता है वीरे? राजवीर जी खुश होते हुए बोले, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरु को बहू के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। विक्रम जी खुश होकर बोले, तो ठीक है यार, मौका लगते ही हम दोनों उन दोनों से बात कर लेंगे और पहले जल्दी से सगाई कर लेते हैं, उसके बाद शादी भी जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं यार। वो दोनों अभी अपने अपने कमरे में हैं। चल अभी सही मौका है बात करने का। ठीक है यार, चल। अब दोनों दादाजी अरु और राजकुमार से बात करने के लिए उनके रूम में चले गए। विक्रम दादाजी ने अरु को आवाज लगाई, अरु बेटा। दादाजी की आवाज सुनकर अरु जल्दी से बाहर आई। दादाजी को देखकर अरु बोली, दादाजी आप यहाँ, कोई काम होता तो मुझे बुला लेते, आप यहाँ क्यों आए? तो दादाजी ने कहा, बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, चलो कमरे में बैठकर बात करते हैं। ठीक है दादाजी। दादाजी अरु के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गए और दादाजी ने अरु को अपने पास बैठा लिया। अब दादाजी बोले, बेटा अरु, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, यही चिंता मुझे दिन रात खाई जाती है। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर जांच परख कर एक लड़का पसंद किया है। अगर तुम्हें वे पसंद होगा तो मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूंगा, और अगर तुम्हें वे पसंद नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, मैं तुम्हें किसी ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकता जिस पर मुझे भरोसा नहीं हो। ये दुनिया बहुत मतलबी है। मुझे बस एक ही चिंता रहती है कि कहीं तुम्हारी शादी किसी गलत इंसान से ना हो जाए। और वो दादाजी की बात ध्यान से सुन रही थी। दादाजी ने आगे कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए राजकुमार को पसंद किया है। अगर वे तुम्हें पसंद है तो मुझे बता दो, और नहीं पसंद है तो भी बता दो, फिर मैं किसी और लड़के की तलाश करूंगा। राजकुमार की सच्चाई सामने आने से पहले ही मैंने उसे पसंद कर लिया था और उसके बारे में सारी तहकीकात भी करवा ली थी, और अब तो उसके खानदान के बारे में भी पता चल गया है। बहुत अच्छे लोग हैं। राजवीर की मेरी बचपन की दोस्ती है। हम दोनों एक दूसरे खानदान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम क्या कहती हो बेटा? चंचल सी उछल कूद करने वाली अरु को दादाजी की बात सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। उसने धीरे से कहा, जैसे आपको ठीक लगे दादाजी। दादाजी उसकी बात सुनकर खुश हो गए और जीती रहे मेरी बच्ची कहकर उसके सिर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर आ गए। उधर राजवीर दादाजी ने राजकुमार से बात की तो राजकुमार ने भी यही कह दिया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। दोनों दादाजी ने बाहर आकर थम्सअप का साइन दिखाया और गले लग गए। दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फिर दोनों ने मिलकर दादी और दिव्या जी को भी ये खुशखबरी सुनाई तो वो दोनों भी खुश हो गई, क्योंकि उन दोनों को भी अरु बहुत पसंद थी। अब तो राजवीर दादाजी ने इसी शहर में बसने का मन बना लिया, क्योंकि राजकुमार को आगे चलकर विक्रम जी का कारोबार भी संभालना था। उन्होंने जल्दी ही एक बंगला ले लिया, क्योंकि रुपये पैसे की उनके पास भी कमी नहीं थी, और जो कुछ भी था सब कुछ राजकुमार का ही था। उन्होंने अपने बेटे रणवीर जी का भी अच्छे से इलाज कराया। डॉक्टर ने उन्हें जल्दी ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। सही देखभाल से रणवीर जी की हालत दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही थी। राजवीर जी अपने परिवार के साथ अपने बंगले में शिफ्ट हो गए थे। राजकुमार और अरु का जब भी सामना होता तो दोनों की नजरें तो मिलती, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों ही एक दूसरे से शर्माते थे। जब अरु ने टिया को अपने और राजकुमार के रिश्ते के बारे में बताया तो वह खुशी से उछल पड़ी थी। टिया को छेड़ते हुए बोली, तो आखिर तुझे प्यार हो ही गया। आग इतनी फैल चुकी है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। उसने अपनी नासमझी की दुहाई दी। तुझे अपनी नासमझी का एहसास बहुत देर से हुआ, बिन दिमाग की मछली। अरु ने हंसते हुए कहा। राजकुमार भी बंगले में शिफ्ट होने इधर उधर के सारे कामों की भागदौड़ में बहुत बिजी था। एक दिन वे टिया और अरु को एक 7 स्टार होटल में ट्रीट के लिए ले गया। वो तीनों एक रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ गए। अरु ने आज रेड कलर का सूट पहन रखा था और उस सूट में वो भला की खूबसूरत लग रही थी। आज तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। अरु और टिया ने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। खाना खाते ही राजकुमार खड़ा हुआ कि अभी आता हूँ, और चला गया। जब काफी देर तक राजकुमार नहीं आया तो अरु राजकुमार को ढूंढने के लिए बाहर आई तो राजकुमार किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। अरु तो देखती ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
वो उन दोनों को देखती रही। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर वो लड़की चली गई तो राजकुमार आने लगा और वो जल्दी से अंदर आ गई और वापस अपनी जगह बैठ गई। टिया ने जब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी देखी तो उससे पूछने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और राजकुमार के आते ही जाने के लिए खड़ी हो गई और टिया को भी उठने का इशारा कर दिया। टिया भी उठ गई और बाहर आ गई। राजकुमार को समझ नहीं आया कि अरु को अचानक क्या हुआ। वो भी पीछे पीछे बाहर आ गया। रास्ते में भी अरु चुपचाप थी। अरु और राजकुमार घर पहुंचे तो राजकुमार की फैमिली भी घर पर ही थी और सब बहुत खुश थे। दादी जी ने अरु को अपने पास बिठा लिया और कहा, बेटा 4 दिन बाद तुम्हारी और राजकुमार की सगाई है। हम सब बहुत खुश हैं कि तुम हमारी बहू बनोगी। पर अरु तो ये खुशखबरी सुनकर खुश ही नहीं हुई और अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में उस लड़की और राजकुमार की तस्वीर घूम रही थी। आखिर वे लड़की है कौन? उसका दिमाग फटने को हो रहा था। नींद नहीं आ रही थी। फिर सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन अरु को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे बहुत उदास थी। वे टेरिस पर थी। तभी उसने राजकुमार को आते हुए देखा। उसको देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसके पास में ही पानी से भरी बाल्टी रखी थी। उसने राजकुमार के पास आते ही वे बाल्टी उसके ऊपर डाल दी। राजकुमार तो इस अचानक हमले से घबरा गया। ये क्या हुआ? ऊपर देखा तो अरु गुस्से से उसे घूर रही थी। उसको ऐसे देखकर राजकुमार ने सोचा, इसे क्या हुआ? ये झांसी की रानी क्यों बनी हुई है? बेचारा राजकुमार भीगे कपड़ों को देखकर झुंझला गया और वापस लौट गया। कुछ समय बाद कपड़े चेंज करके फिर आया तो रामतीन काका उसके लिए कॉफी बना रहे थे। अरु ने वो कॉफी ली और एक चम्मच भरकर उसमें नमक डाल दिया और कॉफी खुद ले गई। जैसे ही राजकुमार ने कॉफी पी तो उसका मुंह कड़वा हो गया। वो वॉशरूम की तरफ भागा। राजकुमार ने सोचा, ये मुझे मारने पर क्यों तुली हुई है? उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुल्ला करके बाहर आया तो अरु के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो घबरा गया। हमेशा हंसने वाली लड़की आज इतने गुस्से में क्यों है? कि इस शादी से ये खुश नहीं है? पर उसकी अरु से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो वापस चला गया। अगले दिन राजकुमार न्यू व्हाइट शर्ट पहन कर आया तो अरु ने उसके ऊपर बहुत सारा कलर डाल दिया। उसकी व्हाइट शर्ट खराब हो गई। वो बेचारा कुछ कहे बिना चला गया। फिर दोबारा आया तो खाने का समय था तो अरु ने उसकी सब्जी में बहुत सारी मिर्च डालकर राजकुमार के लिए भेज दी। सब्जी खाते ही उसकी जबान चल गई और उसके कानों से भी धुआं निकलने लगा। उसने बहुत सारा पानी पिया। बहुत देर में उसको सांस आई। उसकी हालत देखकर अरु मन ही मन में बोली, मुझसे खेल खेला तुमने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरु बहुत गुस्से में थी। उसे जो भी दिखाई देता राजकुमार को परेशान करने के लिए वही कर देती थी। राजकुमार भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अरु क्यों कर रही है। वो भी बहुत परेशान था पर किसी को कुछ भी नहीं बताया। अरु बहुत उदास थी। सगाई में बस एक दिन बचा था और अरु के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कई दिन से वे चुप थी। हंसना बोलना सब बंद कर दिया था। उसको ऐसे देखकर दादाजी परेशान हो गए। घर के सारे नौकर भी परेशान थे। आज से पहले किसी ने अरु को इतना उदास नहीं देखा था। सारे नौकर मिलकर अरु के पास गए और रामदीन काका बोले, बिटिया इस खुशी के मौके पर चलो कुछ गाना बजाना हो जाए। तुम जिस भी गाने पर कहोगी आज हम उसी गाने पर नाचेंगे। तो अरु बोली, काका मेरा मन नहीं है, फिर कभी। सभी नौकरों की आंखों में आंसू आ गए कि उनकी चंचल सी अरु बेबी इतनी दुखी क्यों है। जिस चीज का उसे बड़ा शौक था आज उसको भी करने से वो मना कर रही है। दादाजी ने भी उससे पूछा, अरु बेटा क्या बात है? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं उन लोगों को मना कर दूंगा। इस पर अरु बोली, नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके लिए परेशान हूँ। मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? दादाजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए राजकुमार को पसंद किया है। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे पास ही रहोगी। अरु दादाजी के गले लग गई और रोने लगी तो दादाजी उसे रोते हुए देखकर खुद भी रोने लगे और उसे चुप करते हुए कहने लगे, अरु मेरा बच्चा, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो हमेशा हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। अरु दादाजी की बात सुनकर हंसने लगी। अगले दिन अरु और राजकुमार की सगाई का दिन था। टिया सुबह ही आ गई थी। अरु को उदास देखकर वो भी परेशान हो गई। उसने अरु से बार बार पूछा तो अरु ने टिया को उस दिन की सारी बात बता दी। अरु बोली, मुझे नहीं पता कि वे लड़की कौन है, पर जिस तरह से राजकुमार उससे बात कर रहा था कुछ तो अजीब था। दादाजी बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। मैं इस शादी से मना भी नहीं कर सकती। सगाई का समय भी आ गया। अरु ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था और साथ में बहुत खूबसूरत मैचिंग ज्वेलरी।
किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी अरु, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लाइट पिंक कलर के कुर्ते और जैकेट के साथ राजकुमार भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई तो सबने जोरदार तालियां बजाई। अरु को छोड़कर सब खुश थे। अरु का दिमाग अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। राजकुमार ने उससे धीरे से हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अरु ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। राजकुमार के तो होश ही उड़ गए। वो बोला, तुम इस शादी से खुश क्यों नहीं हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो अरु गुस्से में बोली, इस सवाल का जवाब तुम खुद से पूछो। अब राजकुमार चुप हो गया। उसके मन में बहुत बेचैनी हो गई। उसने अकेले में अरु से बात करने की सोची। अगले दिन राजकुमार ऐसे समय घर आया जब दादाजी घर पर नहीं थे। अरु अपने कमरे में थी। वो सीधा अरु के कमरे में चला गया। अरु खिड़की के पास उदास बैठी थी। वो अरु के पास गया और पीछे से आवाज लगाई। अरु ने पलट कर देखा तो राजकुमार को सामने देखकर चौंक गई। राजकुमार ने कहा, क्या बात है अरु, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। क्या बात है? जब तुम मुझे बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा। पर अरु राजकुमार की तरफ से मुंह फेर लेती है, कुछ नहीं बोलती। अब राजकुमार बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे टिया का ध्यान आता है और वे टिया से मिलने के लिए चला जाता है। राजकुमार टिया से पूछता है कि क्या बात है, अरु को क्या हुआ, वो इतनी उदास क्यों है? तो टिया कहती है, अब अगर किसी का होने वाला पति किसी और लड़की के साथ इश्कबाजियां करेगा तो हर लड़की का यही हाल होगा। उसकी तुमसे शादी होने वाली है और तुम पता नहीं किस किस लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हो। वो तुमसे बहुत नाराज है। ये सुनकर राजकुमार को शौक लग जाता है। क्या बात कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फिर वो लड़की कौन थी जो ट्रीट वाले दिन होटल में तुमसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और उन्हें तुम दोनों को साथ में देख लिया था? ओहो, ये बात है। तभी तो उस दिन से ही वो मुझे मारने पर तुली हुई थी। तभी अचानक से राजकुमार टिया को छोड़कर गाड़ी में बैठकर भाग लिया। टिया चिल्लाई, अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ मुझे भी बताओ। तो राजकुमार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बाद में बताऊंगा, बिन दिमाग की मछली। टिया हंसने लगी। राजकुमार अरु के घर आया और भागा भागा अरु के कमरे में गया। अरु अभी भी खिड़की पर ही बैठी थी। राजकुमार उसके पास गया और उसके पास जाकर बोला, देखो अरु, जब तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ इस शादी से इनकार करने। अब तो खुश हो? ये सुनकर अरु गुस्से से भर गई और हाथ में कुछ उठा लिया और राजकुमार को मारने के लिए दौड़ी। आ गए ना असल बात पर। शादी तुम्हें नहीं करनी है और ठीक ना मेरे सिर पर फोड़ रहे हो। खुद तो इश्क लड़ाए जा रहे हो और बदनाम हमें किया जा रहा है। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। अरु ने राजकुमार के ऊपर हमले पर हमले कर दिए। राजकुमार को हंसी आ रही थी। उसे हंसता देखकर अरु को और भी गुस्सा आ गया तो उसने टेबल लैंप उठा ली मारने के लिए। अब राजकुमार चिल्लाया, अरु, मेरी प्यारी अरु, देखो लग जाएगी, नीचे रख दो प्लीज। छोटी बच्ची जैसी हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरु ने गुस्से में कहा, बच्ची? मुझे बच्ची कहा? अभी बताती हूँ तुम्हें। कुछ तो लिहाज करो, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। राजकुमार ने डरते हुए कहा, पति? तो आज पहले पति की आरती उतार लेती हूँ। राजकुमार अरु से बच बच कर भाग रहा था और अरु उसके पीछे लैंप लेकर भाग रही थी। राजकुमार ने मौका देखकर भागकर अरु के हाथ पकड़ लिए और बोला, अब उतारो आरती। वो अरु के बहुत नजदीक आ गया था। अरु उसे इतने पास देखकर बेचैन हो गई। वो अरु से बोला, क्या हुआ, आप क्यों चुप हो? अरु कुछ नहीं बोली। राजकुमार ने अरु के हाथ से टेबल लैंप ले लिया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, अरु, जिस दिन तुम्हें मैंने पहली बार देखा था उसी दिन तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम सीधे मेरे दिल में उतर गई थी। फिर ये मोहब्बत जाने कब इश्क में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। पर मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं तुम्हारे ख्वाब देख सकूं। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही कैद कर लिया। फिर मेरी किस्मत ने पलटी मारी और मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि शादी की पहली रात को अपने प्यार के बारे में तुम्हें खुलकर बताऊंगा, पर तुम नाराज हो गई। तुम्हें उदास देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही थी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहते कहते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। अरु की आंखों में भी आंसू आ गए। वो हिम्मत करके बोली, फिर वो लड़की कौन थी जिससे होटल में तुम हंस हंस कर बातें कर रहे थे? राजकुमार ने शरारत से कहा, उसकी वजह से ही तो इतनी हाय तौबा मची हुई है। उसी की वजह से ही तो तुम झांसी की रानी बनी हुई हो। मुझे मारने पर उतारू हो।
अगर मुझे पता होता कि उसकी वजह से मेरी अरु इतनी परेशान होगी तो मैं उससे कभी भी बात नहीं करता। वो लड़की मेरी क्लासमेट है और मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है और जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। अपनी शादी में तो मैं उन दोनों को भी बुलाने वाला हूँ। अरु, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। तुम मुझसे कभी नाराज मत होना। चाहे एक के बजाय 10 बाल्टी पानी डाल देना और खूब नमक भर के कॉफी पिला देना। चाहे सब्जी में इससे ज्यादा मिर्च डाल देना और चाहे मेरी न्यू वाइट शर्ट पर और भी ज्यादा कलर डाल देना। मेरी झांसी की रानी। ये सुनकर अरु के चेहरे पर हंसी आ गई। और कुछ भी बाकी रह गया हो तो वो भी कर लो, पर मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। अरु हंसकर बोली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था पर इसीलिए वो सब किया। राजकुमार भी शरारत से बोला। अच्छा ही है, मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरी होने वाली बीवी झांसी की रानी है। अब तो जीवन भर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अब किसी की तरफ देख लिया तो तुम मेरा क्या हाल करोगी ये मुझे अभी दिखाई दे रहा है। अरु शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। राजकुमार ने कहा, आई लव यू अरु। आई लव यू वेरी मच। अरु ने शर्मा कर कहा, आई लव यू टू। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजकुमार ने अरु को गले से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरु ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजकुमार अरु की सारी शिकायतें दूर करके चला गया। अब अरु बहुत खुश थी। दोनों दादाजी ने पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाया तो मुहूर्त 10 दिन बाद का निकल आया। सबको शादी की जल्दी थी, इसलिए सबने 10 दिन बाद के मुहूर्त पर ही शादी करने का फैसला किया और सब शादी की तैयारियों में जुट गए। राजकुमार के पिता रणवीर जी भी अब चलने फिरने लगे थे। वे भी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए। आज शादी का दिन था। राजकुमार ने शादी के लिए खास तौर से अरु के लिए रेड कलर का लहंगा पसंद किया था, क्योंकि रेड कलर में अरु बहुत खूबसूरत लगती थी। शादी के रेड लहंगे में अरु भला की खूबसूरत लग रही थी। हाथों में मेहंदी, खूबसूरत लाल चूड़ा, मैचिंग की डायमंड ज्वेलरी, देखने वालों की नजर ही नहीं हट रही थी। उसका लहंगा इतना हैवी था, उसे संभाले नहीं संभल रहा था। ऑफ वाइट शेरवानी में राजकुमार भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। टिया भी खूब सज धज कर तैयार थी, पिंक लहंगे में गजब ढा रही थी। वो अरु से बोली, आखिर तुझे प्यार हो ही गया, तेरे पीछे भी वो बला पड़ ही गई जिसे शायर मोहब्बत कहते हैं। आखिर तुझे पता चल ही गया मेरी बिन दिमाग की मछली कि मुझे प्यार हो गया है, वो भी तब जब आज मेरी शादी है। टिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, थोड़ी देर से समझ आया ना? तो अरु खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजकुमार की बुआ की फैमिली भी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। राजकुमार की बुआ के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही शादी में खुशी खुशी सारे काम कर रहे थे। दोनों दादाजी ने एक जैसे कपड़े और एक जैसी पगड़ी पहनी हुई थी। दादी पूरे रॉयल लुक में थी। दादी ने ऑफ वाइट साड़ी पहनी हुई थी और किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। दादी तो आज बहुत खुश थी। बरसों उन्होंने अपने बेटे के गम में आंसू बहाए और आज भगवान ने इतनी सारी खुशियां एक साथ दे दी थी। राजकुमार की माँ दिव्या जी ने पीच कलर की रॉयल लुक वाली साड़ी पहनी हुई थी। दोनों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए और वो विदा होकर एक दादा के बंगले से दूसरे दादा के बंगले में आ गई। दादी ने शादी के बाद की सारी रस्में पूरी करवाई और राजकुमार से कहा, देख बेटा, तू मेरा पोता और ये मेरी पोती है, पर तेरे से ज्यादा मैं इसकी दादी हूँ। अगर तेरी वजह से मेरी बच्ची की आंखों में आंसू आए तो बेटा तू अपनी दादी का दूसरा रूप देख लेगा, जो मैं तुझे दिखाना नहीं चाहती। राजकुमार ने अपनी दादी के गले में बाहें डालकर कहा, दादी आपका दूसरा रूप कौन सा है, जरा मैं भी तो जान लूं। तो दादी ने हंसकर कहा, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं झांसी की रानी बन जाती हूँ। यह सुनते ही राजकुमार को शौक लग गया और वो मुंह बनाकर बोला, कैसा खानदान है, हर कोई झांसी की रानी बन जाती है। अब एक तो कोई संभाल ले, इतनी ना संभाली जाएगी। अरु राजकुमार की बात सुनकर हंसने लगी। दादी भी हंसकर बोली, इसलिए कह रही हूँ मेरी पोती को परेशान करने की सोचना भी मत। मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। बिन माँ बाप के पली बड़ी है मेरी बच्ची। इस घर में मेरी बच्ची को माँ बाप, दादा दादी सबका प्यार मिलना चाहिए। अरु की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने उसे बहुत प्यार किया और राजकुमार से कहा कि वो अरु को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाए। राजकुमार अरु को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। अरु कमरे को देखकर हैरान थी। पूरे कमरे की सजावट बहुत अच्छी थी। फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था।
आरू को राजकुमार ने बेड पर बिठा दिया और उसके पास बैठ गया। आरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने आप में सिमट गई। राजकुमार के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसकी मोहब्बत आज उसके पास थी। राजकुमार ने अरु से कहा, मेरे दिल की शहजादी, मेरे दिल की मालिक, मेरी जिंदगी, मेरी जान अरु, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। क्या तुम भी खुश हो? अरु का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसने राजकुमार की आंखों में देखा तो उन आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि बाहर आने को हो रहे थे। फिर दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। विक्रम जी ने राजकुमार को कंपनी का चेयरमैन बना दिया और खुद राजवीर जी के साथ समय बिताते थे। राजवीर जी ने कंपनी के काफी शेयर खरीद लिए थे। रणवीर जी भी कंपनी का काफी काम देखने लगे थे। शादी के 2 महीने बाद पता चला कि अरु मां बनने वाली है। अरु का चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब पता चला कि अरु 3 बच्चों को जन्म देगी तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो हर कोई बस अरु की केयर करने में लग गया। दोनों दादा और दादी तो फूले नहीं समा रहे थे। डॉक्टर ने अरु को बेड रेस्ट के लिए बोल दिया तो बस उसे कोई पाँव भी नीचे नहीं उतारने दे रहा था। पूरे समय पर अरु ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों दादा और दादी ने तो घर सिर पर उठा रखा था। पहले बच्चों के काम होंगे, बाकी सब बाद में। राजकुमार और अरु का तो बच्चों को लेने का नंबर भी नहीं आता। कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में। फिर 1 साल बाद जब बच्चे थोड़ा सा चलने लगे तो दादी ने अरु को भी कंपनी भेजना शुरू कर दिया। अरु और राजकुमार ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी कंपनी ने कई स्कूल और अनाथ आश्रम खुलवाए और खूब जन कल्याण के कार्य किए। आपको अरु और राजकुमार की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।